अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस जयफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने। और इस कहानी की ये अंतिम पड़ाव है, यानी आखिरी एपिसोड। शुरुआत करते हैं जहाँ से हम पिछले एपिसोड ख़त्म करे थे। खुशी के माहौल थे, सब बेहद खुश थे। सबके आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश तो प्रीत थी। प्रीत की खुशी सबके सामने नज़र आ रहे थे। सब देख पा रहे थे कि कितनी खुश है ये छोरी। वहाँ पे जो प्रीत के पिताजी थे वो बहुत गुस्से में थे, गुस्से में तिल मिला जाते हैं। और उनके और सरपंच जी के दरमियाँ बहुत सारे बहस वगैरह हो जाते हैं। लेकिन प्रीत के पिताजी सरपंच जी के आगे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। भले ही सरपंच जी आज इस गांव के सरपंच नहीं रहे हो, पर आज भी उनका ऑरा वैसा का वैसा ही है। आज भी उनके आगे कोई बोल नहीं सकते थे। प्रीत के पिताजी भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। वो हार मान के वहाँ से गुस्से में आग बबूला होके चले जाते हैं। प्रीत की माँ को ना चाहते हुए भी उस जगह से जानी पड़ती है। हाँ, पर वो जाने से पहले सांझ के सामने जाके हाथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सांझ तुरंत हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि आंटी ये करके ना मुझे छोटा मत करे। प्रीत की माँ बोलती कि पर बेटा, माफ़ी मांगना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैंने गलती तो करी है। आंटी, मुझे नहीं लगती कि आपने कोई गलती करी है। और एक बात कहूँ, ममता जग जागती है ना, तो दुनिया की कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है, ये सब ना नहीं आते ममता की यार में। भला एक माँ अपनी बेटी की भलाई को सोचना, ये कौन सी गलती हो गई, ज़रा आप मुझे बताइए। मुझे इसमें कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। आपने जो किया अपनी बेटी के हित में किया। आपके जगह अगर कल को मेरी माँ भी होती तो पुष्पा जी भी वही करती, सेम। तो मैं आपको अलग से कैसे दोषी ठहराऊं? आप ऐसे मेरे सामने हाथ ना जोड़े। बच्चों के सामने केवल हाथ तब उठाए जाते हैं जब वो आशीर्वाद देनी होती है। ऐसे खुद को छोटा ना करिए और मुझे भी ना करिए। माँ की जगह अलग है। प्रीत की माँ पहली बार सांझ की इस बर्ताव को देख के शॉक्ड होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब जाके तसल्ली होती है कि सांझ बेहद अच्छी है। वो हंसती है और सांझ के जो सर पे सहलाते हुए बोलती कि अपना ध्यान रखना बेटा, और उसका भी। सांझ एकदम से बोलती कि खुद से ज़्यादा रख लूँगी, इस बार कोई गलती ना होगी। वहाँ से प्रीत की माँ प्रीत की ओर देखती तो है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। वहाँ से चुप से चले जाते हैं। प्रीत थोड़ी सी दुखी तो वो हो ही जाती है कि तभी उसके सामने पुष्पा जी आके खड़ी हो जाती है। उसके चिन को पकड़ती हुई उसकी फेस को थोड़ी सी ऊपर करते हुए बोलती कि क्या हो गई है? मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, मैं भी तो हूँ तुम्हारी माँ। तो प्रीत बोलती कि क्या क्या बोल रही हो आंटी, ऐसे 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 बात नहीं करते। बोलती अरे, अभी तो मैं कही ना कि मैं हूँ तुम्हारी माँ, तो फिर आंटी क्यों बोल रही हो मुझे? तो प्रीत एकदम से स्माइल करती है और वो कस के पुष्पा जी को गले लगा लेती है। पुष्पा जी भी प्रीत को अपनी बाहों में समेट लेती है, जैसे कि वो खुद की बेटी हो। उसके सर पे सहलाती है, बोलती कि बस ऐसे रोते नहीं हैं। जिस दिन तुम्हारे पापा मान जाएंगे उस दिन तुम्हें तुम्हारी पापा और तुम्हारी माँ दोनों मिल जाएंगे। तब तक थोड़ी सी सब्र करो, धैर्य रखो। और कब से ये तुम शादी की जोड़े पहन के रखी हो? इतनी भारे कपड़े हैं, अब तो चेंज कर लो। शादी तो ना हुई है, अब डोली तो सीधा इसी घर पे आई है। तो प्रीत थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। उधर सांझ भी चुप हो जाती है। इधर स्वीटी एकदम से आती है प्रीत के साइड पर, बोलती कि हाँ, तो प्रीत जी बोलूँ या भाभी जी बोलूँ, पहले ये तो क्लियर करो आप, मैं कंफ्यूज हूँ बहुत। तभी प्रीत बोलती कि प्रीत ही ठीक है। पर बोलती हाँ, पर ना मुझे ना आपको भाभी बोलने में मज़ा बहुत आती है। क्यों सांझ दी? तभी सांझ बोलती कि अपना नहीं है, जो चाहे वो कह लो। तो सांझ एकदम से जाती है साइड पे। वहाँ पे युवराज भी खड़ा था और जो
यश था, इन दोनों से वो कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। सरपंच जी थोड़ी से बाहर चले गए थे, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग थोड़ी बहुत हल्ला मचा रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकते, इस गांव की चीज़ें अलग है। तो वो उनको ट्रैवल कर रहे थे। अब रात तो हो चुके थे। अब जो प्रीत थी वो सोच रही थी उसे चेंज तो करनी पड़ेगी, पर वो कहाँ जाएगी सांझ के कमरे में। पर थोड़ी सी अजीब लग रही थी। सब हॉल में बैठे हुए थे। सांझ की दादी जी बड़ी गौर से प्रीत को देख रही थी, कहीं ना कहीं वो समझ रही थी। तभी वो क्या करती है, स्वीटी को आवाज़ लगाती है। तो स्वीटी जाती है, बोलती कि क्या हो गई दादी जी, अपनी नई भाभी को लेके अपने कमरे में लेके जा और उनको मदद कर, अपनी कपड़े वगैरह जो भी है उनको हो तो दे दे छोरी को, कब से इधर उधर देख रही है। कि हैं, मतलब तो आपको कैसे पता। बोलती कि इतना ना सोचा मत कर, जितना बोली गई है उतना कर। तो बोलती कि ठीक है। तो एकदम से जाती है वो प्रीत के पास और बोलती कि चलो भाभी जी मेरे कमरे में चलते हैं, आज से आप हमारी हुई। तो प्रीत हंसती है, बोलती कि क्या तुम भी, मैं प्रीत ही ठीक हूँ ना। बोलती ना ना भाभी जी बहुत अच्छे लगते हैं, चलिए आप। तो बोलते हुए प्रीत की हाथ को पकड़ते हुए उसे लेके जाते हैं। प्रीत भी जाती है, वो फ्रेश वगैरह हो लेती है। भाई साहब इतनी वो भारी लहंगे थी, जैसे तैसे वो उसको चेंज वगैरह करके जैसे नॉर्मल ड्रेस में आती है, मानो कि अब जाके उसके जान में सांस आती है कि भाई साहब ठीक है। अब वो खुल के सांस ले पा रही थी। ज्वेलरी वगैरह सब कुछ वो खोल चुकी थी। और प्रीत को ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत है ही नहीं, सिंपलिसिटी में कह डालती है ये। और घने लंबे बाल, बस नॉर्मल सी एक सूट पहनी थी। जैसी बाहर आती है तो स्वीटी बोलती कि गजब भाभी जी, वैसे आपको तो मेकअप शेकअप की कोई ज़रूरत ना से है, वैसे ही कहर मचा रही हो आप। तभी मैं सोचूं ये सांझ दी की घटा यहाँ पे आके कैसे तोड़े। तभी जो प्रीत है बोलती कि कैसे कैसे बात करते रहते हो, ये क्या बात है। अरे अरे पहले तो सांझ दी है सांझ दी, मैं उनके आगे कुछ बोल ना सकती हूँ, कम से कम आपके आने से अब कुछ तो बोल पाऊंगी। अब तो रिवेंज लूंगी मैं उनसे, जितनी वो मुझे परेशान करी है ना वो सब कुछ मैं आपके साथ करूंगी। तब भी प्रीत हंसती है, बोलती ये तो गलत बात है, किसी और का बिल तुम मुझ पे फाड़ रही हो। वो किसी और का नहीं, आपके ही उनके बिल है, तो उनके बिल आप पे ही फोड़े जाएंगे ना। अब चुप रहो, चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए उसको लेके जाती है नीचे, लेके आते जहाँ पे सब लोग डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। भाई साहब जैसे प्रीत को लेके आ रही थी स्वीटी, वो सीढ़ियों से उतर रही थी। प्रीत एक नॉर्मल सी सूट पहनी थी, वो दुपट्टे को अपनी जो माथे पे ओढ़ रखी थी, क्योंकि सरपंच जी भी बैठे थे। बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जो सांझ है वो खाना खा रही थी अपनी माँ से बात करते करते, कि तभी उसकी नज़र साइड पे जाती है, क्योंकि स्वीटी चिल्ला चिल्ला के बात करके आ रही थी। तो नज़र थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाती तो इत लाजवाब लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो सीढ़ियों से उतर रही थी, दुपट्टे की पल्लू को पकड़ते हुए और एक हाथ स्वीटी की पकड़ते हुए, बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा मानो कि किसी राज घराने की बहू उतर के आ रही हो। और सांझ वो खा रही थी कि वो एकदम से खाना बंद कर दी थी और एक टक प्रीत की ओर देख रही थी, कि तभी उसके शोल्डर पे जैसे कि किसी ने कोनी मारी हो। तो एकदम से साइड में देखती तो आयशा थी। बोलती कि खा ले, गले में अटक जाएगी तेरी। तो सांझ बोलती कि क्या बदतमीजी है। दूसरे साइड पे सांझ के सरपंच जी और जो यश था, ये दोनों था, और ये दोनों हंस पड़ते हैं। अब आयशा को थोड़ी बहुत अजीब लग जाती तो एकदम से चुप हो जाती है, और वो सॉरी बोलती है सांझ को कि सॉरी, मुझे नहीं पता थी कि इनके ध्यान भी है। हाँ, करने से पहले कुछ सोचा भी कर तू। अरे जब सब कुछ सोच समझ के करेंगे यार, तो ना समझ के क्या करेंगे, कुछ तो ना समझ के भी करनी चाहिए ना। सुशांत चुप हो जाती है। वहाँ पे प्रीत आती है और बिल्कुल पुष्पा जी के साइड पे बैठ जाती है। तो प्रीत को भी वो खाना परोसती है। सब लोग वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, और एकदम से जो सरपंच जी है वो पूछते हैं शांत से कि छोरी आगे क्या करने हैं। तो एकदम से जो सांझ है बोलती कि वो पिताजी मुझे वापस लंदन जाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केस वगैरह पेंडिंग है,
और कुछ दिन से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वो सारे केस जो है वो अटेंड कर नहीं पाई। डेट पे डेट आगे बढ़ा रहे हैं और इससे ज़्यादा हुए तो शायद मेरे लॉ के लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, जो कि मैं हरगिज़ ना चाहती। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ पे जाने पड़ेंगे। ये बात सुन के प्रीत की जो फेस में खुशी थी वो थोड़ी सी उतर सी जाती है। सांझ नोट तो करती है पर सबके सामने वो थोड़ी ना कुछ कर पाएगी। तो सरपंच जी कुछ देर तक सोच के बोलती कि गंभीर चीज़ें हैं तो कब जानी है? पिताजी वो कल ही जानी है। अब थोड़ी सी तो फेस उतर चुकी थी, अब जब कल की बात सुनती है तो पूरी तरह से उसकी फेस जो है मायूसी से भर जाती है। अब सबको ये नज़र आ जाती है तो सांझ की दादी जी एकदम से बोलती कि छोरी तू बस कुछ मतलब 2 दिन के लिए आई है क्या? 2 दिन ही तो हुए हैं आए हुए और कल चली भी जाएगी, ऐसे कैसे? दादी जी सब कुछ हमारे हिसाब से थोड़ी ना होते हैं। और सच में मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इससे मिल पाऊंगी भी या नहीं। बस इसके पास तक कुछ चीज़ें पहुंचानी थी, मैं वो करती और वापस चली जाती, बस यही सोच के आई थी मैं। तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन समझ रहे थे सब। थोड़ी बहुत वहाँ पे सन्नाटा हो जाते हैं। प्रीत बस मायूसी में चुप से बैठ के अपना खाना खा रही थी। थोड़ी देर में सन्नाटे को ख़त्म करते हुए सरपंच जी सांझ से सवाल करते हैं कि बेटी अब आगे क्या करनी है? मतलब तुम कल जा रहे हो, ये मुझे समझ आ गया, जाना ज़रूरी है, पर कब तक वापस आओगे ये तो बोल लो। सांझ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो बोलती है कि पिताजी वो बहुत सारे केस पेंडिंग है, वो सारे केस सॉल्व करके मुझे आते आते 2 महीने लग जाएंगे। भाई साहब बस प्रीत की आंखों में से शायद अब आंसू निकलने बाकी थे। पहले झटके उसे ये लगता है कि वो कल जाएगी, फिर झटका ये लगती है कि वो वापस आएगी और कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। बेचारी की हालत देखने लायक थी। आयशा एकदम से क्योंकि बगल में ही थी तो प्रीत के हाथ पकड़ लेते, बोलती कि रिलैक्स रहो, रोना शुरू मत कर देना, समझा करो सिचुएशन। प्रीत सर हिला देती है, बस वो कुछ नहीं कहती है। कहीं ना कहीं सांझ भी ये सारी चीज़ों को समझ रहे थे। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत वगैरह हो रही थी कि एकदम से सांझ के फ़ोन में कॉल आते हैं, पर सांझ बहुत सारे कॉल को डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। पायल एकदम से आती है क्योंकि पायल खाकर ऑलरेडी कमरे में जा चुकी थी जो गेस्ट रूम से दिए जाते हैं, और वो अपने कमरे से आते हैं लैपटॉप उठा के, बोले कि मैम हमें ये मीटिंग अटेंड करेंगे प्लीज़, क्लाइंट का है। तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है तो सांझ अपने पिता की ओर देखते हैं और सरपंच जी एकदम से बोलती है हाँ हाँ पहले ये कर ले। तो सांझ उस साइड से चले आते हैं। प्रीत को वहाँ पे बैठना बहुत अजीब लग रही थी तो उठती है और स्वीटी के साथ साइड में आके बैठ जाती है। वहाँ पे टेबल पे आयशा, सरपंच जी, यश, पुष्पा जी और सांझ की दादी जी बैठे हुए थे। ये सारे आपस में बात कर रहे थे, कुछ अलग ही डिस्कशन हो रहे थे वहाँ पे कि तभी एकदम से आयशा के फ़ोन में कॉल आती तो आयशा उठ के चली जाती है। लगभग आधे घंटे वहाँ पे सरपंच जी, सांझ की दादी जी और पुष्पा जी, यश, इन सारे लोगों के दरमियान बहुत सारे बात वगैरह होते हैं। वृंदा जो थी वो भी खाना वगैरह खा चुकी थी और वो भी देखती कि प्रीत गुमसुम सी बैठी हुई है। स्वीटी उससे बात कर रही है तो आती है, प्रीत के साथ बैठती है और बोलती कि नाराज़ है। प्रीत अपनी बहन की ओर देखती बोलती कि नहीं तो क्यों नाराज़ होंगी, मैं थारी ही बहन हूँ और भला अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सोचना गलत थोड़ी है। पर हाँ इन्हीं सारी चीज़ों में मैंने कुछ गलती कर दी है, अब जाके समझ आई। तो क्या तू उन सारी गलतियों को भुलाकर अपनी दी को माफ़ ना कर सकती है? तो वृंदा की ये बातें सुन के जो प्रीत थी वो वृंदा को हक कर लेती कि दी ऐसी कोई बात ना से, मैं नाराज़ ना हूँ आपसे। ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं। दूसरी ओर जो यश के चाचा जी थे वो बाहर जा चुके थे और एकदम से आते हैं, जो कि उनको कुछ काम दिए थे सरपंच जी ने, और आके वो वही चीज़ बता रहे थे कि तभी यश के चाचा जी और सरपंच जी ये तीनों निकल जाते हैं। कुछ जो है इंस्ट्रक्शन वो पुष्पा जी और सांझ की दादी जी को भी दिए थे। अब क्या दिए थे ये थोड़ी सी हम स्किप रखेंगे, आगे चल के पता चलेंगे।
तभी एकदम से पुष्पा जी और सांझ की दादी जी आते हैं और प्रीत के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रीत की मायूसी वाली चेहरे को देख के सांझ की दादी जी बोलती कि क्या हो गई ये छोरी, हाँ अभी तो कितने खुश थे, चमक रहे थे फेस, अब क्या हो गई? सांझ जाने की बात करी क्या, मतलब चेहरे से खुशी गायब हो गई क्या? हम लोग क्या नहीं है इस घर में? तो प्रीत एकदम से खड़ी बोलती कि नहीं नहीं दादी जी वो वैसी नहीं है। बोलती कि और नहीं तो क्या है, आंखें देखी हो क्या हाल बना के रखी हो स्वीटी। तभी स्वीटी खड़ी हो जाती, बोलती कि हाँ जी दादी, जाओ इसको लेके अपने कमरे में लेके जाओ और आराम से सो जाओ, छोरी सुबह थोड़ी जल्दी उठनी है। ये प्रीत की ओर देखते हुए बोलती है। अब बड़ों का कहना है और प्रीत मानेगी ज़रूर, तो वो एकदम से स्वीटी की ओर देख के बोलती कि चलो। स्वीटी एकदम से बोलती कि पर दादी जी, क्या आपको नहीं लगती कि प्रीत भाभी को सांझ जी की कमरे, मतलब सांझ दी की कमरे में ही जानी चाहिए? तो पुष्पा जी बोलती कि मारूंगी ना एक, जैसे दादी बोल रहे हैं वैसा करो। तो एकदम से जो स्वीटी है वो प्रीत को लेके कमरे में चली जाती है। जाने से पहले प्रीत बार बार सांझ जिस कमरे में गई थी उसकी ओर देख रही थी, पर सांझ आ नहीं रही थी, वो मीटिंग अटेंड कर रही थी। थोड़ी देर वक्त वहाँ पे बीत जाते हैं। आशा को भी जम के नींद आ रही थी, तो वो भी चली जाते हैं। सब वहाँ पे जा चुके थे कमरे में। फिर जब सांझ की मीटिंग ख़त्म होती है, वो आती है, देखती है कि प्रीत नहीं है, तो ढूंढने लगती है। तभी पुष्पा जी आके बोलती है कि वो जा चुकी है, भेज दिए गए हैं कमरे में। सांझ को बोलती कि कमरे माँ वो कौन से? तभी सांझ की दादी जी बोलती कि तुम्हारे कमरे में तो ना भेजूंगी, स्वीटी के कमरे में भेजिए, और हाँ ध्यान रखो उसके कमरे में ना जाने की कोशिश भी ना करना छोरी। तभी एकदम से सांझ बोलती कि क्यों क्यों दादी? वो क्यों का जवाब थोड़ी ही देर में मिल जाएगी तुमको, तुम यहाँ पे बैठो। तो पायल भी आई थी, तो पायल बोलती कि मैम मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो सांझ बोलती कि हाँ ठीक है। केवल वहीं पे वहाँ पे सांझ रुकी थी। थोड़ी ही देर में सरपंच जी यश और यश के चाचा जी आ जाते हैं। ये लोग आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अब ना इन सारे लोगों के बीच बहुत सारे बात होते हैं। सांझ को कुछ चीज़ें बताई जाती है। सांझ थोड़ी कंफ्यूज थी, बाद में जब चीज़ें क्लियर हुई थी तो वो शॉक थी, और वो घूर के सरपंच जी की ओर देखने लगते हैं। अब क्या बात होते हैं इन सारे लोगों के बीच, वो हमें नहीं पता। तभी सांझ खड़ी हो जाती है और एकदम से वो सरपंच जी की ओर देखते हुए बोलती है कि पिताजी इस चीज़ में मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, पर इस गांव में ये सारी चीज़ करना सही भी है। सांझ के पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो बोलते कि बेटा, अगर सही में किसी चीज़ का बदलाव करने हो ना, तो पहले शुरुआत तो करने पड़ेंगे ना कुछ नई चीज़ों से। अब इस बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ना से, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा सारी चीज़ें। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। और वहाँ पे एकदम से आयशा आते हैं, बोलती कि वाओ अंकल जी तुसी तो छा गए, आई एम इम्प्रेस, क्या बात है। सांझ। तभी सांझ बोलती कि चुप कर ना, क्या तू भी। तभी सांझ क्या करती है, अपनी दादी जी की ओर देखते हुए कहती है कि दादी वो क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? तभी जो सांझ की दादी जी है बोलती कि बेटा ये सब ना चलेगा, चुप से जाओ अपनी कमरे में और नींद पूरी करो, सुबह जल्दी उठनी है। और आयशा इसकी जिम्मेदारी तुम लो कि ये कमरे से कदम भी बाहर ना हो पाए। तभी एकदम से आयशा हंसते बोलती कि दादी जी आपकी हुक्म सर आँखों पर, ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगी, एंड आई प्रॉमिस कि सांझ अपनी कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं कर पाएगी जब तक आप ना बुलाओ। देखिए तुम पे यकीन कर सकते हैं ना? तभी आशा बोलती कि बेशक। तो सांझ चल मेरे साथ कमरे में, और उसे खींचते हुए कमरे में लेके जाती। इधर सांझ को बात करनी थी प्रीत से, पर ये भी नामुमकिन थे अब। दूसरी ओर प्रीत बड़ी मायूस थी वो। तो थोड़ी देर में वहाँ पे पुष्पा जी पहुँचते। पुष्पा जी भी चीज़ें समझ रहे थे, तो एकदम से उसे कुछ चीज़ें समझाते हैं कि बेटा कुछ चीज़ें जब बड़े कहते हैं ना तो कुछ सोच समझ के कहते हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना हम, बाकी चीज़ें तुम्हें कल पता चल जाएंगे। तो आज तुम सो जाओ, नींद पूरी कर लो, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत तो तुम्हें भी है, सुबह होते ही तुम्हें चीज़ें अपने आप पता चल जाएगी।
थोड़ी देर तक प्रीत खुद को ठीक करती है, नॉर्मल करती है, और बाद में सच में प्रीत बहुत थक चुकी थी। इतने दिन की वो नींद ठीक से नहीं ले रही थी, खाना वगैरह ठीक से गले से उतर नहीं रही थी, तो बॉडी काफ़ी वीक पड़ चुकी थी और थक बहुत गई थी आज के ये सारी चीज़ों में। तो जैसे ही वो एकदम से बेड पे साइड पे जो है वो सोती है, लेटती है, और उसे नींद आ जाती है। स्वीटी भी एकदम से सो जाते हैं, सब सो जाते, बस नींद सांझ को नहीं आ रही थी। वो एक बार कमरे की इधर जा रहे थे तो उधर वो बस प्रीत से मिलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि जो आयशा सो रही थी और जाने की कोशिश करती कि तभी आयशा उठ जाती है, बोलती कि इतनी भी ना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं सांझ, आई नो तू बहुत स्मार्ट है, पर ये सोच कि मैं भी तेरी दोस्त हूँ, कुछ स्मार्टनेस तो मुझ में भी है ना। तो चुपचाप ना आके अपनी साइड पे लेट जा, अब तो कल सुबह ही देख सकती है। सांझ बोलती कि यार प्लीज़ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ, कल कर लेंगे सारे। अरे यार, मैंने उसको प्रपोज तक नहीं की, समझ रही है। तो एकदम से आयशा उसको थोड़ी सी झटकी जैसी लगती, बोलती कि तू प्रपोज करेगी प्रीत को, सच्ची में? हाँ हाँ, तो इसीलिए तो कह रही थी। हाँ, पर मैंने तो दादी को प्रॉमिस कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कल कर लियो प्रपोज, उससे पहले। पर उससे पहले कौन प्रपोज करता है, तू कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाद में सांझ के पास कुछ नहीं रहती तो वो भी चुप हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में से ही वो सो जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे कि तभी आयशा के फ़ोन में बार बार कॉल आ रही थी। तो आयशा एकदम से उठती है तो देखती है कि सांझ अब भी सोई हुई है। तो फ़ोन रिसीव करती है, और वो फ़ोन जो थी वो पुष्पा जी के थे। वो बोलती कि उठा दो उसको, हमें निकलने पड़ेंगे यहाँ से थोड़ी बहुत जल्दी। बोलती कि हाँ ठीक है आंटी, मैं उठा रही हूँ। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है, वो सांझ को उठाती है, सांझ भी उठ जाती है। फिर वो जाती है, शावर वगैरह लेती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है, और वो एकदम से कमरे से बाहर होती है। जब वो बाहर होती है वो देखती है कि सब तो है पर प्रीत नहीं है। तो वो घूर के आशा को देखता है। आशा बोलती कि तू ऐसे देख रही है जैसे मैंने खुद गायब करी है, हद होती है यार। तभी पुष्पा जी आती है और बोलती कि वो लोग पहले निकल चुके हैं, हम बाद में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता और यश, वृंदा और जो है बाकी सब वहाँ पे चले गए, अब हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। पर माँ वो तो बोली कि बेटा चलो, हमें देर हो रहा है। तो एकदम से सांझ चुप हो जाती है। सांझ ने एक बहुत अच्छी सी कुर्ती टाइप की कुछ पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो। जो आयशा बोलती कि वाह, क्या कलर चुन के पहनी है, एकदम मस्त। यार चुप करेगी, एक तो मैं उससे बात ना कर सकी, ऊपर से तेरी ये चीज़ है, परेशान करके रख दिए तूने मुझे। अरे आराम से आराम से, कूल डाउन कूल डाउन। वहाँ पे युवराज भी थे। तो ये लोग सारे 2 गाड़ियों के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। पहले गाड़ी में जो थे वो प्रीत थे, स्वीटी, प्रीत, यश, सरपंच जी, सांझ की दादी जी। प्रीत बार बार पूछ रही थी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो स्वीटी जो है बोलती कि भाभी जी ये तो सरप्राइज़ है, जब मैंने सुनी सुबह उठ के तब मेरे होश उड़ गए। तो प्रीत को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, और प्रीत ने भी बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि पुष्पा जी सुबह होते ही जाके उसको ड्रेस दे के आई थी। वो थोड़ी सी ब्लू कलर के थे, बेहद खूबसूरत ड्रेस। वो ये लोग जाते हैं, लगभग गाड़ी 1 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद ये लोग एक मंदिर के साइड पे जाके गाड़ी रोकते हैं। थोड़ी ऊंचाई में मंदिर थे, और एकदम से धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये लोग ऊपर आते हैं। प्रीत, सांझ की दादी जी, सरपंच जी, यश, ये लोग पहले पहुंच चुके थे। स्वीटी तो देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेटअप वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे कि कोई हवन करते हैं, जैसे बिल्कुल वैसा सेटअप थे। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस वो इतना समझती कि शायद जो फैमिली के साथ मिलके हवन करते हैं वही चीज़ होंगे। वो स्वीटी को भी पूछते पर स्वीटी कुछ बताती नहीं है। कुछ क्षण बाद ही वहाँ पे सांझ पहुँचती है। सांझ, पुष्पा जी, आयशा और भी युवराज, ये लोग पहुँचते हैं। और ये लोग भी
आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, और जैसे आते हैं उस दफ़ा जो सांझ है वो प्रीत को देखते हैं और प्रीत सांझ को। दोनों के जो ड्रेसिंग की चीज़ें थे बड़ी अलग थे, पर मैचअप थे, एक बड़ी खूबसूरत लग रहे थे। आयशा बोलती कि ओहो, ज़रा देखो तो सही, हाय क्या समा है, कोई तो रोक लो। तभी एकदम से जो सांझ वो आयशा को घूर के देखते बोलती कि चुप करेगी तू? हाँ ठीक है चुप कर रही हूँ यार। अरे देखो तो अपनी दुल्हन को किस तरह से सज धज की बैठी है सैया जी के लिए। हाय हाय क्या मोहब्बत है। तभी एकदम से सांझ क्या करती है, आयशा के शोल्डर पे एकदम से मार देती है कि बस कर तू। और प्रीत बस एक टक सांझ को देख रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बाल को ओपन रखी थी, ग्लास पहनी हुई थी आँखों में, हाथ में एक नॉर्मल सी रिचेस जो नॉर्मल डिज़ाइन थी वो घड़ी, पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़रें ही नहीं हट रहे थे कि तभी वहाँ से एकदम से पंडित जी आते हैं और बोलते कि सरपंच जी तनिक जल्दी करे, कोई लोग वगैरह अगर देख लिया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएंगे, बस आपके कहने पर ये सारी चीज़ मैंने खुद से करा है। तो सरपंच जी बोलती कि हाँ हाँ सब चीज़ें शुरू करें। कि तभी जो है सांझ एकदम से बोलती कि पिताजी उससे पहले कुछ करना चाहती हूँ मैं, थोड़ा सा वक्त मुझे दो। तो सरपंच जी बोलती कि बेटा अभी क्या करोगे, बस 10 मिनट दीजिए मुझे। तो पंडित जी भी बोलती कि बेटा जल्दी से करे, ज़्यादा रोशनी हो जाएंगे ना तो लोग आने लगेंगे सुबह की आरती में। ठीक है जी पंडित जी। तो एकदम से सांझ क्या करती है, जाती है प्रीत के सामने, और जाती हूँ पहले तो एकदम से अपनी घुटनों पर आती है। तो प्रीत को इतनी शर्म आ रही थी कि इतने सारे लोग हैं, सांझ की मम्मी, सरपंच जी, सांझ की दादी, यश भाई, वृंदा। तो उसे बहुत अजीब लग रही थी। वो एकदम से बोलती कि कर क्या रही हो आप, खड़े हो जाओ, क्या कैसे लग रहे, सब है यहाँ पे। देखिए चुप कर जा छोरी, पहली बार ये सारी चीज़ कर रही हूँ, चुप से करने देना मुझे। ठीक है पर ये सब की क्या ज़रूरत है। वो बोलती कि ज़रूरत है तो चुप कर जा। और बड़ी जो है प्यार से वो अपनी पॉकेट में से एक बॉक्स निकालती है जहाँ पे एक रिंग थी, और वो अपने हाथ में लेते हुए बोलती कि माना कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक हूँ, पर इसका मतलब ये ना है कि मैं तुझसे प्यार ना करती। मैं भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तू मुझसे करती है। हालांकि मैं कुछ चीज़ें बयां कर नहीं पाती हूँ तेरे जैसे। अगर तुझे खुद के लिए प्यार देखनी हो कभी तो मेरे आँखों में देख लेना, तुझे तेरे लिए प्यार मेरी आँखों में दिख जाएगी। और वो एकदम से जो है झुकते हुए उसकी हाथ को पकड़ रही थी। तो सांझ की ये हरकतें देख के प्रीत की आंखों तो भर आती है आंसू से, और वो बैठ जाती है, उसकी हाथ को थामती है और बोलती है ये सब करने की ज़रूरत ना से। तभी सांझ कहती है कि मुझे पता है कि मेरी जाने की बात सुन के तू थोड़ी सी मायूस हो गई है, पर उसी की इलाज करके जा रही हूँ। हालांकि ये पिताजी की चीज़ें हैं, उनके कहने पर कर रही हूँ, पर हाँ इसमें मेरी भी हामी है। प्रीत कन्फ्यूज थे, बोलती कि क्या करने जा रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? प्रीत तो एकदम से शॉक, उसे लगती कि मजाक कर रहे, तो बोलती कि क्या मजाक है, ये सब की क्या ज़रूरत है, इस वक्त ऐसी कोई मजाक मत करे। तभी सांझ खड़ी होती है, बोलती कि अग्निकुंड तैयार है, पंडित तैयार है, मेरे पूरे घर वाले तेरे सामने हैं, तब भी तुझे ये लग रही है कि मजाक कर रही हूँ, बावली छोरी। तो एकदम से आयशा एकदम से जाती है प्रीत के सामने, बोलती कि क्या तुम, मतलब हद हो गई, शादी की जोड़े में हो, खुद को देख लो एक बार। तो प्रीत खुद को देखती है, अब इतनी तो गौर खुद पे नहीं फरमाई थी। तो वो सांझ को देखते तो इन दोनों के ड्रेस अप जो थे वो लगभग मैचअप थे। सबकी ओर देखते सब हंस रहे थे। पुष्पा जी की हाथ में थाली थी, वहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र थे। तो बाकी चीज़ें वो समझ जाती, वो शौक थी, उसके आंखें भर आते, और आंखों से एकदम से एक आंसू निकलने लगते हैं कि सांझ उस आंसू को अपनी थंब से हटा देती है। बोलती कि बस ये आखिरी आंसू होनी चाहिए, और आज इस चीज़ के बाद तेरी आंखों में कभी आंसू ना आनी चाहिए, ठीक है ना?
तो प्रीत एकदम से सांझ को गले लगा थी। ये लोग एक दूसरे को हक करे हुए ही थे कि तभी पंडित जी फिर से बोलते कि सरपंच जी तनिक जल्दी करे, कि तभी सांझ पीछे हो जाती है और वो देखती है प्रीत की आंखों में फिर से आंसू आ रहा है। वो बोलती कि पक्का शादी करनी है ना तुझे मेरे से? तो प्रीत हंसती है और बोलती कि करनी है। तो वो सबकी और एक बात देखती है, कहीं ना कहीं उसे अपनी पिता और माँ की भी याद आ रही थी, पर उसे पता थी कि ये मुमकिन नहीं है। फिर वो सांझ के हाथ को कस के पकड़ती है। सांझ समझ रही थी और वो पूछती है क्या हुआ, आंटी की याद आ रही है क्या? हाँ वो थोड़ी सी, पर ये बहुत मुश्किल है, पिताजी कभी नहीं मानेंगे। कि तभी वहाँ पे एंजल, योगेश, खुद साहिल पहुँचता है प्रीत की माँ को लेकर। जब प्रीत देखते वो बहुत शौक थे। प्रीत की माँ आती है और प्रीत को इस तरह से देख के वो बहुत खुश होती है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो भर के आशीर्वाद देती है, जी भर के, हमेशा खुश रहो बेटा। तुम्हें इस तरह देख के मुझे जो खुशी मिल रही ना वो मैं अब जाके समझी, ये तुम्हारी खुशी को देख के मैं खुश हूँ। वो आशीर्वाद देती है, प्रीत हंसती है, अपनी माँ को भी कस के गले लगा लेती है। एंजल आती है और बोलती कि वाह अब जाके परफेक्ट दुल्हन बनी हूँ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सब एकदम से हक करते हैं। योगेश का थोड़ा सा मूड ऑफ था तो साहिल एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करता है, बोलती कि क्या हुआ भाई साहब? क्या ही बोले भाई साहब, हमारे तो किस्मत ही फूटे है आपके ही जैसे। तो एकदम से साहिल हंसता है, बोलती कि कोई ना, प्यार जिंदा रहना चाहिए ना दिल में। तो योगेश हंसता है, बोलती है ये भी सही है। उधर से जो सांझ है वो प्रीत के हाथ को कस के पकड़ती हुई वो साइड पे ले जाती है जहाँ पे अग्नि कुंड ऑलरेडी जल रहे थे। पंडित जी रिचुअल्स के हिसाब से वहाँ पे चावल, कुछ चंदन की चीज़ें वहाँ पे डाल रहे थे और मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। सबके समीक सांझ और प्रीत की शादी हो रहे थे अलग तरीके से, क्योंकि बाहर के कोई लोग थे नहीं। सरपंच जी के कुछ लोग मंदिर के नीचे खड़े थे सेफ्टी के लिए कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। इधर पंडित जी मंत्र जाप प्रॉपर शुरू कर दिए थे। रिचुअल्स के हिसाब से एक एक रस्म पूरे हो रहे थे। कन्यादान भी हो जाती है और फिर जो है फेरे के लिए खड़े होते हैं तो गठबंधन करने थे। वृंदा को बोले जाते पर वृंदा ने आयशा की तरफ देख के बोलती कि आप कर दीजिए, सही हकदार तो आप ही है। आयशा बोलती कि क्यों ना साथ में करे जाए। तो वृंदा हंसती है तो दोनों आने लगते हैं। साइड में एंजल खड़ी थी तो आयशा एंजल की ओर देख के बोलती कि तुम भी आ जाओ। तो एंजल भी चली जाती, तीनों मिलके गठबंधन करते और बड़ी खूबसूरत वो पल थे। प्रीत बहुत खुश थी, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे तो सांझ बोलती कि कही थी ना मैंने कि आंखों में आंसू ना आने चाहिए। तभी प्रीत बोलती कि बस ये खुशी के आंसू है जो इस आलम में बह जाए नहीं दीजिए, शायद इसके बाद दोबारा ये मौका ना मिले ये आंसू को बाहर आने की। सांझ बोलती कि ये भी सही है। तो गठबंधन को भरी कस के बांधे जाते हैं और फिर फेरे लिए जाते हैं। सब लोग वो फूलों की बरसात कर रहे थे। सरपंच जी बहुत खुश थे। सरपंच जी की खुशी को देख के पुष्पा जी को अब जाके तसल्ली होती कि वाकई में अब जाके बदलाव हुई है। 7 फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर जो है सिंदूर लगाए जाते हैं। जब सिंदूर लगाए जाते तो जो पुष्पा जी है वो अपनी ही, उनके कुछ परंपरा के अनुसार कुछ चीज़ें थे वो अपनी ही थाली लेके आते, उसमें से वो सिंदूर दानी लेती है सांझ और प्रीत की मांग भरती है। वहाँ से मंगलसूत्र लेके उसके गले में बांध देती है। और जैसी चीज़ें संपूर्ण होते तो पंडित जी भी बोलते कि चलिए जी शादी संपूर्ण हो गए, अब वो बस कोई बखे डखारा ना हो। तो वो जो सरपंच जी बोलती कि कुछ नहीं होंगे पंडित जी, मैं हूँ ना खरा आपके साथ। वहाँ पे ये दोनों उठते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। बेहद खुश थे। तब तक लगभग 5:30 से 6 बज रहे थे कि वहाँ पे रुकना सही नहीं थे। तो सरपंच जी सबको लेके अब हवेली की तरफ वापस आ रहे थे। अब एक ही गाड़ी में प्रीत, सांझ, आयशा, स्वीटी ये थे। दूसरी गाड़ी में गाड़ियों की काफिला बहुत थे, लोग भी बहुत थे। अब धीरे धीरे सब हवेली की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे जो है ऑलरेडी मेड वगैरह बोल के
जो थे बोल के गए थे कि कुछ तैयारी वगैरह करके, और जो प्रीत की माँ थी वो कुछ दिन थी, पर जब चीज़ें ख़त्म हुई वो वापस चले जाते और उनको छोड़ने खुद यश और साहिल ये सब गए थे। ये लोग हवेली पहुँचते हैं, बहुत खुशी के माहौल थे, बहुत अच्छे से इनको स्वागत करे जाते हैं, घर प्रवेश होते हैं प्रीत का, बिल्कुल जैसे होते हैं, कुछ कमी नहीं रखती है पुष्पा जी। जिस तरह से वृंदा की घर प्रवेश हुई थी बिल्कुल वैसी ही प्रीत की घर प्रवेश होती है। वृंदा देख के वो बोल रही थी कि बिल्कुल वैसी ही मेरी घर प्रवेश हुई थी। प्रीत सुनती है तो वो पुष्पा जी की ओर देखते बोलती है, क्या देख रही है, तू भी तो वही है, अब तू भी तो इस घर की बहू है, तो तेरे में मैं कुछ कमी कैसे रख सकती हूँ। प्रीत भी हंसती है। वहाँ से लोग एंटर करते, खाना तो अभी तक किसी ने कुछ खाया ही नहीं, तो खाना वगैरह बनाए जाते हैं। आयशा फुल मूड में थी छेड़ने की, छेड़खानी बहुत अच्छे से करते हैं, चीज़ें बेहद खूबसूरत थे। हाँ, पर सांझ और प्रीत की दरमियाँ एक अजीब सी सन्नाटे थे, मायूसीपन थे, क्योंकि प्रीत को बहुत अच्छे से पता है कि सांझ दोपहर को ही यहाँ से निकल जाएगी। ये वक्त भी बड़ा बेदर्द सी है, चाहकर भी वो उसे रोक नहीं सकती है। इस वक्त शायद सांझ की ज़रूरत है प्रीत को सबसे ज़्यादा, पर वो भी काफ़ी समझदार थी कि जानबूझ के कुछ नहीं हो रही है, उसे थोड़ी सी तो इंतज़ार करनी पड़ेगी, और ना ही प्रीत इस वक्त सांझ के साथ जा सकती है। प्रीत को वापस मुंबई के लिए जानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो इंटर्नशिप थी वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें थे जो गाड़ी से आते वक्त सांझ और प्रीत डिस्कस करी थी एक दूसरे से। ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं, अब प्रीत के लिए कुछ करे जाते, शगुन दिए जाते, प्रीत को सब गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। अब सब लोग इतने समझदार है कि सांझ और प्रीत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सांझ को जानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी वक्त इन दोनों को देने के लिए जो पुष्पा जी है वो सांझ को बोलती है, एक काम कर, छोरी को लेके थोड़ी सी बात वगैरह कर ले, कुछ देर बाद तू भी निकल जाएगी। सांझ भी एकदम से प्रीत की हाथ पकड़ के उसे कमरे में लेके जाती है, तो प्रीत जैसे कमरे में जाती है सांझ को कस के पकड़ लेती है कि ज़रूरी है क्या आज ही जाना, देख छोरी, अगर मैं रुक सकती तो रुकती नहीं क्या, जाना ज़रूरी है। तो एकदम से प्रीत उसके सीने से चिपक सी जाती है, छोड़ नहीं रही थी। बस वैसे ही ये लोग दोनों ही बेड पे बैठे रहते हैं, कब की 2 घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही उसको सीने में समेट के रख के उससे बात करते करते कि सांझ को भी पता नहीं चलते कि दरवाजे पे नॉक होते हैं। तो वो आयशा थी कि सांझ तैयार हो गई है क्या, तो सांझ बोलती कि नहीं, तो एकदम से बोलती कि मैं अंदर आ सकती हूँ, तो एकदम से प्रीत उठने लगती है, पर सांझ उसे बोलती कि पास ही रुको। आयशा आती है और देखते दोनों साथ में बैठे हैं, जिस तला से देखती है तो वो बोलती कि मुझे बहुत बुरी लग रही है यार तुम दोनों के लिए, खैर सबर का फल मीठा होता है, ये एक कहावत है, तो आई थिंक जो फल आएंगे वो बहुत मीठे होंगे। प्रीत भी हंसती है, सांझ भी हंसते हैं। अब तैयार हो, मतलब चीज़ें होती है कि सांझ की जाने की तैयारियाँ सब कुछ उसी हिसाब से होते हैं, बैग वगैरह पैक करे जाते हैं, जो पायल है वो भी तैयार हो चुके थे, और सांझ की आखिरकार जाने के वक्त भी आ चुके थे। प्रीत की मन तो नहीं हो रही थी उसे छोड़ने की, पर ना चाहते हुए भी वो हाथ छोड़ देते। या शिवराज, युवेश, ये लोग सभी आज ही निकल जाएंगे यहाँ से, युवराज और युवेश तो आज ही चले जाएंगे। एंजल प्रीत के साथ जाएगी तो रुक जाती है। वहाँ से जो सांझ हो सबसे बाई बोल के वो वहाँ से आखिरकार निकल ही जाती। जब वो जा रही थी प्रीत की आंखों से आंसू आ रही थी, प्रीत को आयशा संभाल रही थी। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और जो पहले वहाँ से और फिर एयरपोर्ट से वो रात की उसकी फ़्लाइट थी, वो वहाँ के लिए रवाना हो जाती है लंदन के लिए। पायल भी उसके साथ थी। जो योगेश और युवराज थे ये लोग वहाँ से सीधा चला जाता है। जो साहिल था वो था कुछ देर तक प्रीत से बात वगैरह करते, प्रीत उसे थैंक यू बोलती ज़रूर है। साहिल बोलते कि यार इस चीज़ में क्या थैंक यू, जब जब मैं देखूँगा तुम खुश हो मुझे खुशी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। प्रीत
सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी खुशी है। अगर मैं कुछ कर पाया तुम्हारी खुशी के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। प्रीत आती है, उसे हक करती है। यहाँ पे सांझ को भी कुछ अच्छी खासी तो लग नहीं रही थी, पर मजबूरन उसे जानी पड़ती है। और देखते देखते वो लंदन के लिए रवाना हो चुकी थी, उड़ान भर चुकी थी। प्रीत को यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, आयशा उसके साथ रुकी थी। तो सांझ जैसे ही पहुँचती है अगले दिन, वो पहुँचते ही एयरपोर्ट में सीधा आयशा के नंबर पे कॉल करती है। तो आयशा उसे कॉल देती है प्रीत को। तो प्रीत रो रो के बात कर रही थी। तो सांझ बोली कि रो क्यों रही है, अरे क्या हो गई है, ऐसे नहीं जानी थी ना, थोड़ी वक्त बीता दे, मेरे साथ रह लेते। अरे छोड़िए, अगर मेरे पास होते तो ना रहती क्या, ना मैं तुझे ला सकती थी और ना मैं रह सकती थी। मैं बोल के तो आई हूँ कि 2 महीने तक, पर मैं कोशिश करूँगी कि उससे पहले सारी चीज़ समेट के मैं तारे पास आ जाऊँ। थोड़ा सब्र कर, मेरे लिए मुश्किलें पैदा मत कर, खुद का ध्यान रखो, सारी चीज़ ठीक से करनी है तुझे। मैं वापस आके तुझे सही और सलामत ही देखनी चाहती हूँ, याद रखना ये सारी चीज़। तो प्रीत हंसती है। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल रहती है। सांझ अपनी कामों में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है, जैसा कि उसने कही है कि 2 महीने पहले ही वो सारी चीज़ सॉर्ट करेगी। तो वो उसी चीज़ में लग जाती है। डेडिकेशन हो चुकी थी बंदी। और इधर प्रीत वहाँ पे कुछ दिन तक तो रहती है चीज़ें, बिल्कुल उसे एकदम घर के बहू वाले ट्रीट दिए जा रहे थे। वो बहुत खुश थी वहाँ पे। उसकी खुशी देख के सब खुश थे। प्रीत की खुशी से पूरे हवेली चमक रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे, खास करके पुष्पा जी, सरपंच जी, जो वृंदा है, वो सब लोग। देखते देखते अब प्रीत के भी मुंबई जाने के वक्त आ चुके थे। तो खुद स्वयं सरपंच जी प्रीत और आयशा, एंजल, इन सब को छोड़ने के लिए मुंबई लेके जाते खुद। वो छोड़ के आते और अब जाके जो प्रीत है वो जाती है सांझ के फ्लैट पे। और आयशा बोलती कि वाह, मतलब शादी के बाद कितनी बदल गए हो ना, अभी तक 1 हफ्ते भी नहीं हुए, मुझे भूल गई, वाह। तो एकदम से प्रीत बोलती कि ऐसा नहीं है दिए, मतलब बोली हाँ हाँ तुम्हारी सारे मतलब समझ आ रही है, इतनी भी पराया मत करो। थोड़ी बहुत छेड़ती हो तो चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। प्रीत जो है वो फिर से अपनी जो हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देती है और वह सांझ मन लगा के बस अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करने में लग जाती है। हर रोज़ प्रीत जैसी हॉस्पिटल से जाती है, वो जो सरपंच जी है, पुष्पा जी है, सांझ की दादी जी, स्वीटी, सबसे बात करती है। यहाँ तक कि आयशा की मॉम से भी, अपनी मॉम से भी सबसे बात करती है। और आखिर में जब सांझ फ्री होती है, वो और प्रीत फ़ोन में बात करते हैं। देखते देखते 1 महीने बीत चुके थे। 1 महीने बाद आखिरकार सांझ ने जो कही थी वो पूरी करती है। वो सारी चीज़ समेट के आखिरकार वो इंडिया वापस आ ही चुकी थी। जिस दिन वो आई थी उसने बताई नहीं थी, बस आयशा को पता थी और वो सरप्राइज़ देना चाहती थी प्रीत को। वो जैसी आती है, आयशा मिलती है और बोलती है गजब, मतलब अपनी बातों पे अड़ी रही तू, और नहीं तो क्या, वो कहा है हॉस्पिटल, सीधा चले। तो आयशा हंसते बोलती बिल्कुल, अपनी वाइफी को देखने के लिए कोई मरे जा रहा है, हाय ये तड़प। तो होती कि बेशक। और वहाँ से ही लोग जाते हैं। तब पायल नहीं आई थी जो है सांझ के साथ, सांझ केवल अकेली आई थी। हाँ, ये सारी चीज़ सरपंच जी को भी पता थे। यहाँ पे सांझ जो है वो आती है, हॉस्पिटल जाती है, और जैसे ही प्रीत कैंटीन के वहाँ पे जाती है एंजल के साथ बात करते करते, वहाँ पे साहिल भी था। तो ये लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। वहाँ पे एकदम से सांझ पहुँचती है। प्रीत को थोड़ी देर के लिए लगी कि वो सपना देख रही है। वो आंखों को मसलती है कि दिन में सपना क्यों देख रही हूँ मैं, अब ये मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम से सांझ आती है, उसके माथे पे टपरी मारती है, बोलती कि बावली छोरी, सपना ना देख रही है, सचमुच में तेरे सामने हूँ, चल हक कर। और एकदम से उसे टाइटली हक करती है। तब जाके प्रीत को वो चीज़ होती कि अच्छा तो ये सच में है मेरे सामने।
ये बहुत इंतज़ार के बाद प्रीत के सारे, वो जो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, उसी का फल उसको मिल चुकी है सांझ के रूप में। वो कस के पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर तक सांझ वहाँ पे रुकती है, साहिल से बात करती है, एंजल से बात करती है, और फिर वो प्रीत को लेके अपनी जो है फ्लैट के वहाँ पे आते हैं। आयशा समझ चुकी थी कि अब इस कपल को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, तो वो जाती नहीं है। इधर जैसे ही सांझ उसको लेके फ्लैट पे आती है, दरवाज़ा ओपन करती है, वो लॉक कर देती है, और जैसे लॉक करती है, प्रीत बस सांझ की ओर देख रही थी। सांझ एक सेकंड तक नहीं लगाती, वो सीधा आती है, प्रीत को कस के गला लगा देती इतनी टाइटली कि प्रीत को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। तो प्रीत बोलती है, अरे आप इतनी कस के काहे पकड़ी हो मुझे?" कि तभी सांझ थोड़ी सी पीछे होते प्रीत प्रीत की जो फेस है उसको होल्ड करती है, और उसे बड़ी वाइल्डली किस करने लगती है। कुछ देर तक प्रीत को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, पर थोड़ी ही देर में वो सारी चीज़ एंजॉय करने लगती है। अब इतनी दूर रहने के बाद एक तड़प तो हो ही जाती है। इतने अरसे के बाद मिलन होगी तो थोड़ी ऐसे होना लाजमी भी है। बड़ी वाइल्ड थी सांझ, और वो बारीकियों से उसको किस कर रही थी, और किस के साथ साथ प्रीत की होठों में कई सारे बाइट। वो अपनी बैग को एक साइड में फेंक दिया, ऑलरेडी वो फ्रेश वगैरह हो चुकी थी जब वो आयशा के साथ आई थी। वो फेंक दिया और एकदम से वहाँ पे हॉल में ही जो काउ साइड में है, वो प्रीत को वही साइड पे ले जाती है, उसे थोड़ी सी पुश करती है, और एकदम से उसके ऊपर आती है, और प्रीत की नेक के वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बाइट करते हुए उसे किस कर रही थी। और प्रीत एकदम से चिल्लाती कि हाँ हाँ आराम से, आपको क्या हो गई है? तो थोड़ी सी स्पेस कम थी, तो एकदम से सांझ क्या करती है, प्रीत के हाथ को कस के पकड़ती है, उसे खींचती है अपनी ओर, उसे हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए कमरे के साइड पे ले जाती है, और किस करते करते ले जा रही थी। अब जाके प्रीत भी मदहोश हो गई थी। वो लेके जाती है कमरे में, और बेड साइड पे एकदम से उसे धक्का देती है, और जैसे धक्का देती है, प्रीत सीधा जाके बेड पे। सांझ थोड़ी सी भी देर नहीं करती, वो सीधा जाती है उसके ऊपर, और अपनी पहले वो जो पहन के आई थी जैकेट के साथ टी शर्ट, वो उतार लेती है। इनर ड्रेस में थी, बड़ी हॉट लग रही थी। प्रीत बस एक टक देखी जा रही थी, और सांझ तुरंत उसके पास आती है, और उसके नेक को ग्रैब करते हुए बस उसे डीपली किस करी जा रही थी। किस करते करते वो एकदम से कभी उसके अपर लिप को बाइट करती तो कभी लोअर लिप। थोड़ी सी स्मूचिंग होती है, टंग सकिंग होती है, फिर वो जाती उसकी ईयरलोब पे एकदम से बाइट करती। जैसे बाइट करती है, प्रीत उसकी बैक को दबोच देती है। अब एकदम से इतनी कसर होगी तो बर्दाश्त करना भी बड़ी टफ है। बस प्रीत की सिसकने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुन के सांझ और ज़्यादा मदहोश हो रही थी और वाइल्ड। कि तभी वो एकदम से प्रीत की ड्रेस ओपन करने लगती है। वो इतनी टाइट थी, प्रीत ने जो कुर्ती पहनी थी प्रॉपर वो ओपन कर नहीं पा रही थी। तभी वो बोलती कि क्या पहनी है, खोल नहीं पा रही हूँ मैं। प्रीत बोलती है हाँ, तो इतनी जल्दबाजी करेंगे तो कैसे होंगे, जल्दी खोलना वरना ना कुछ भी हो सकता है। बोलती कि आराम से मैं खोल रही हूँ। तो जल्दी से वो पीछे से जो है इसकी जो है बैक से कुछ चेन वगैरह थे, तो खोलने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रही थी। तभी सांझ क्या करती है, उसको एकदम से टर्न करती है, और टर्न करते हुए वो चेन की जो थी उसको पहले अपनी दांतों में फंसाती है, और लाजमी से नीचे की तरफ आती है। जिस तरह से वो आ रही थी, उसकी होठ प्रीत की बैक को छूते हुए आ रही थी। प्रीत की जान जा रही थी। वो एकदम से बेडशीट को कस के पकड़ी थी, और जैसे ही वो चेन ओपन कर ली थी, एहसान सीधा उसके शोल्डर पे बाइट करने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रेस को ओपन करने लगती है। बाइट करते करते उसकी बैक तक जाती है, जहाँ पे वो ब्रा पहनी थी उसकी भी एकदम से वो दांतों से अपनी उसके वो हुक खोल देते हैं। अब इतनी कसर बैक पे है कि प्रीत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पलटने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम।
सांझ जैसी बैक पे इतने सारे प्यार बरसाने के बाद उसे फिर से टर्न करती है, उसकी ओर देख रही थी। प्रीत के आँखों में हल्की सी आंसू थी, तो उसकी आंखों को चूमती है, वो आंसू को पी जाती है। ड्रेस ओपन कर ली थी प्रॉपर, तब वो उसकी फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगा के कहती है, तू ठीक है, क्या मैं रुक जाऊँ? जैसी वो ये कहती है, प्रीत एकदम से सांझ की फेस को पकड़ती हुई उसे डीप किस करने लगती है। इसका मतलब सांझ बहुत अच्छी से समझती थी। सांझ मुस्कुराती है और वही करती है जो प्रीत चाहती थी। ये जो दूरियां हो चुकी थी, इतनी खूबसूरत पल होने के बाद, अब ये सारी तलाब एक दूसरे की वो खुद पूरे कर रहे थे, बनते भी थे। जैसे वो ड्रेस ओपन कर लेती है, जो सांझ है वो एकदम से प्रीत की नेक साइड पे अब जो बाइट वगैरह वो कर रही थी वो बड़ी सॉफ्ट कर दी थी। अब वो इतनी हार्डली बाइट नहीं करती है, वो सॉफ्ट तरीके से उसे किसेस कर रही थी। चेस्ट साइड पे आती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत सख्त होती है, फिर और नीचे आती है, नेवल साइड पे आती है, थोड़ी बहुत नेवल के साथ वहाँ पे छेड़खानी तो करती है। फिर थोड़ी और नीचे इनर ड्रेसेस ओपन हो जाते हैं। सांझ पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और वो प्यार बरसा रही थी। प्रीत की हालत बहुत ख़राब थी और सांझ इतनी एक्टिव थी और वाइल्ड थी कि सारी चीज़ बर्दाश्त करना प्रीत के लिए बहुत मुश्किल थी। और काफ़ी देर तक अपनी कसर पूरी करके सांझ जब थकती है तो देखती है प्रीत की हालत, तो थोड़ी बहुत उसे बुरी लगती है और वो आती है एकदम से प्रीत की फॉरहेड पे किस करते हुए, आई एम सॉरी। तो भी प्रीत एकदम से कस के उसे गले लगा लेती है। बिल्कुल वैसे ही कुछ देर तक ये लोग रहते हैं और फिर प्रीत एकदम से सांझ के ऊपर आती है और उसे, अब उतनी वाइल्डली तो नहीं, बेचारी की ऑलरेडी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, जितनी भी बची थी वो उसी हिसाब से सांझ को प्यार करती है। सांझ की जो टी शर्ट थे ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाते हैं, वाइल्डली नहीं पर कुछ हद तक तो प्रीत भी एक्टिव हो चुकी थी। और जब दोनों जम के एक दूसरे के ऊपर प्यार बरसाते हैं, थक के चूर हो जाते हैं, तो कब ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते खुद नहीं पता है। सांझ के घर से बहुत सारे कॉल आए थे क्योंकि सबको पता थे कि सांझ आ चुके हैं, केवल प्रीत को पता नहीं थी। तो रात हो चुके थे क्योंकि सांझ लगभग शाम से थोड़ी पहले आई थी कि तभी जो है बार बार दरवाजे पे डोरबेल बज रहे थे, तो एकदम से सांझ की नींद टूटी। जिस हालत में थे इस हालत में उठ के आना नामुमकिन थी, तो जल्दबाजी में पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह होते, तो आते दरवाज़ा खोलते तो एंजल थे और ये जो आयशा थी, ये दोनों थे। आयशा दोनों के हालत देख के समझ जाते हैं क्योंकि काफ़ी तो थे, मतलब अभी अभी नहा के आए हैं, फेस थोड़ी सी रेडिश हो गई है, नेक के हालत ख़राब थी प्रीत के, तो समझ गए। तभी आयशा बोलती कि तो आते ही मतलब सारी चीज़ कंप्लीट। वाह सांझ मैडम, मान गए आपको तो। सांझ बोली कि बस कर, क्या बकवास करती रहती है तू। तो ये लोग अंदर आते हैं, चीज़ें अब नॉर्मल होते हैं। प्रीत बहुत शर्मा रही थी और उसके शर्मा हया देख के जो सांझ है उसे बहुत अच्छी लग रही थी कि इस तरह भी वो, और कहीं ना कहीं सांझ ने नहा तो ली थी पर नेक साइड पे अब भी उसकी थोड़ी सी, क्योंकि प्रीत अब सिंदूर कैरी करती है अपने माथे पे, तो कुछ चीज़ें वो रह गई थी रेडिश वगैरह, तो इसी चीज़ को लेकर जो आयशा वो जम के छेड़ रही थी। वो रात आयशा और एंजल वहीं पे रुक जाते, बहुत सारे मस्ती मजाक की बातें वगैरह करते, घर वालों से बात वगैरह होते हैं। और अगले दिन ही सांझ और प्रिय जाते हैं गाँव। केवल ये दोनों ही जाते हैं वहाँ पे, ये लोग जाते हैं, सबसे मिलते हैं, वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और वापस आते हैं। अब बस ये थी कि प्रीत जैसे तैसे अपनी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट कर ले। वक्त धीरे धीरे बीत रहे थे, इन दोनों की जो ज़िंदगी थी वो एक बहुत अच्छी मोड़ पे आ चुके थे। प्रीत अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रही थी और सांझ अपनी प्रॉपर चीज़ें अब यहाँ पे शुरू कर दी थी आशा के साथ मिलके। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे और
इस दौरान आना जाना रहते ही थे गांव में। और अब तो सरपंच जी भी फिर से सरपंच बन चुके थे। कहीं ना कहीं ये प्रीत की ही चीज़ें थी कि पिताजी आप फिर से सरपंच की जगह पे आ जाओ। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव हम चाहते हैं पूरे गांव को बदलने के लिए, साथ साथ हमसे देखकर बाकी और गांव जो है जो अलग है वो भी हमसे सीख ले सकते हैं। तो सरपंच जी भी फिर से सरपंच बन गए थे उस गांव में। और सच में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। अब एक अलग सी शांति उस गांव में हो गए थे। अब कोई ज़्यादा वो वगैरह नहीं होती, सब लड़कियां बड़ी आराम से अपनी चीज़ें कर सकती थी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता और देखते देखते 2 साल पूरे हो चुके थे। इन 2 साल में जो प्रीत थी वो अब प्रॉपर डॉक्टर बन चुकी थी। उसके नाम के आगे अब डॉक्टर लग चुके थे। कि तभी एक दिन शाम को सांझ आती है आयशा के साथ और वो बोलती कि ज़रा पैकिंग वगैरह करो। तभी प्रीत बोलती कि क्यों? वो हम गाँव जा रहे हैं। अचानक? वैसे क्या सोची है तुमने? तुम यहाँ पे हॉस्पिटल पे ज्वाइनिंग करोगे या कहीं और? ठीक, कहीं और मतलब बाहर की कंट्री। तभी प्रीत मना कर दी थी कि नहीं, मुझे देश को छोड़ के कहीं नहीं जानी है। ओके। प्रीत मैं कुछ सोची हूँ। हाँ। वो तीनों बैठते हैं और जो सांझ है वो कुछ बताती है जिसे सुन के प्रीत बहुत खुश हो जाती है और आती है सांझ को हक करती, बोलती कि सच में ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये करी ना तो मैं वहीं पे हॉस्पिटल की वहाँ पे रुक सकती हूँ। मैं वो सारी चीज़ हैंडल करूँगी। हमें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम परिवार के साथ रह सकते हैं। आयशा बोलती कि हमने भी यही सोचा है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी मन में क्या है। सही है सांझ, तूने सही कही है। सांझ बोलती कि है ना, इतना तो जानती है वो इसको। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पहले तुम लोग जाओ, जाके अंकल से बात वगैरह करो और जब चीज़ें तय हो जाए तो बुला लेना। और जिस दिन हॉस्पिटल ओपन करोगे उस दिन हम आ जाएंगे। बोलती कि पक्का? बोलती कि हाँ पक्का। फिर अगले दिन सांझ और प्रीत पहुंचती है गाँव। जैसे गाँव पहुंचते तो सब लोग वेलकम वगैरह करते हैं। और जब चीज़ें बताए जाते सरपंच जी को तो सरपंच जी भी बहुत खुश थे। एक्चुअली ये लोग चाहते हैं कि इस गांव में, जो कि एक बहुत अच्छे खासे हॉस्पिटल थे नहीं वहाँ पे, एक हॉस्पिटल बनानी जो कि प्रीत के नाम से बनेगी। ये सांझ की चाहत थी, पर प्रीत की ये थी कि इसी गांव में बननी चाहिए। सांझ ने कही थी कि और भी अपॉर्चुनिटी है, पर प्रीत ने मना कर दी थी कि यहीं पे करनी है। ये चीज़ सोच के सरपंच जी बहुत खुश होते, दोनों को बहुत आशीर्वाद वगैरह देते। तो वो बोलते कि सारी तैयारी वगैरह मैं खुद कर लूँगा। तो वहीं पे चीज़ होते थे, आखिरकार सपने को साकार करने की जो है आगाम की शुरुआत हो चुके थे। वहाँ पे जो जो लैंड वगैरह सब कुछ चूज़ करे जाते हैं। बाकी जो काम वगैरह होते वो यश देख लेता है। और देखते देखते आखिरकार 3 महीने में वो हॉस्पिटल बन भी जाते हैं, प्रीत के नाम के हॉस्पिटल। और जिस दिन हॉस्पिटल के उद्घाटन थे उस दिन अपने सारे दोस्तों को वो इनवाइट करे थे। अब धीरे धीरे वहाँ पे सारे लोग आ रहे थे। अब तो प्रीत के पिताजी भी मान गए थे। वो शाम के वक्त थे, वो वहाँ पे फंक्शन वगैरह थे, एक पार्टी थे। पहले तो पूजा कराए जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग आते हैं। तब जाके एकदम से शाम के वक्त थे, क्योंकि तब शाम हो चुके थे, एक कपल एकदम से कार से उतरते हैं। एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ते हुए वो लोग अंदर जाते हैं। और जैसे अंदर जाते हैं वो पहले बोलती कि कैसे हो, कि तभी सांझ और प्रीत पीछे पलटते हैं और बोलती कि ओहो मिसेस साहिल भारद्वाज, कैसे हो? ये प्रीत कहती है। और तभी जो सांझ है वो बोलती कि अरे एंजल। जो साहिल था अब वो एंजल के हस्बैंड थे, यानी एंजल ने साहिल से शादी कर ली थी। एक्चुअली साहिल के जो नेचर थे वो एंजल को बहुत पसंद हो चुकी थी। जब साहिल ने पूरी तरह से प्रीत को मदद करे थे तो तभी उसे पसंद आ गए थे। दोस्त तो तब भी थे, पर धीरे धीरे चीज़ों को बदले। तभी जब ये लोग आए तो सांझ एकदम से पूछती कि तो एंजल क्या हालचाल, अभी अभी नई नई शादी हुई है,
कैसे लग रही है? तभी एंजल हंसती हुई बोलती कि क्या ही बोलूँ दी, मैं वो पहली लड़की हूँ जो अपने ही पति से मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड की सेटिंग करवाने चली थी। मतलब मैं बहुत अच्छी खासी चीज़ें बता सकती हूँ अपनी बच्चे होने वाले बच्चे को। तभी सब हंस पड़ते हैं बहुत। और तभी एक और कार आते हैं जहाँ से एक और कपल उतरते हैं, वो भी बड़े कस के हाथ को पकड़ते हुए एंटर करते हैं। और एंटर करते हुए एकदम से एक आवाज़ आती है, गुड इवनिंग मैम। तभी सांझ एकदम से पलट के देखते तो सामने से पायल आ रही थी योगेश के हाथ पकड़ के। योगेश के फेस बहुत चमक रहा था, अब वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन चुका था। ये भी आते हैं, साहिल एकदम से बोलती कि ओहो बिजनेसमैन, बोलती कि ओहो टॉप डॉक्टर यहाँ पे, हाय हाय अपनी एक्स। बोली अरे यार ऐसा कुछ ही नहीं है, दोस्त है। बोली कि हाँ हाँ सब समझते हैं। तो सब बहुत अच्छे से मिलते हैं वहाँ पे। जो स्वीटी है वो पढ़ाई अब भी कर रही थी, उसकी कुछ चीज़ें नहीं थी, वो सबको देख के बोलती कि दी ये सब तो मिंगल हो चुके हैं, मेरा कब क्या होंगे। तभी जो पायल है वो बोलती कि अरे पर तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, एवरोड जानी है। बोलती कि हाँ नेक्स्ट मंथ ही मेरी टिकट है, मैं तो जा रही हूँ। देखिए ये हुई ना बात, बेस्ट ऑफ लक। तभी वहाँ पे आयशा आती है अपनी मॉम के साथ। वो आती है और जैसे आती है बोलती कि हाय कपल्स कैसे हो। वो आती है और एकदम से हक करती है सांझ को, प्रीत को। तो प्रीत एकदम से बोलती कि दी सब मतलब देखो आप भी तो कुछ सोचो। बोलती कि नहीं ना, मुझे कोई ढंग का ही नहीं मिला, मतलब मेरे टाइप का भी होना चाहिए ना। तभी सांझ हंसते हुए बोलती कि तेरा टाइप का कुछ नहीं हो सकते। कि तभी युवराज आता है और बोलती कि मैं तो कब से तैयार ही हूँ, बस ये मान नहीं रहे हैं। सांझ घूर के देखते बोलती कि क्या तय मतलब प्रयास कर रहा है। बोलती, अरे मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है, तो मैंने इसको बोला चल तू भी सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ, दोनों मतलब कुछ कर लेते हैं सेटिंग, मिंगल हो जाएंगे। पर ये है कि मान ही नहीं रही है। तभी सांझ हंस पड़ती है, बोलती कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों आयशा। तभी आयशा बोलती कि ज़्यादा ना बन मत। माहौल बेहद अच्छे थे वहाँ के, सब इतने खुश थे। वृंदा थे, प्रीत के मम्मी पापा थे, सरपंच जी थे, पुष्पा जी, सांझ की दादी, और वो गांव वाले के कुछ लोग और थे। पहले पहले बहुत नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करते थे वो तो, सरपंच जी का खौफ थे कि कोई सामने से कुछ बोल नहीं पाए, पर पीछे से बहुत अजीब अजीब बातें, जो कि नॉर्मल है। वो पार्टी शुरू होते हैं, केक कट किए जाते हैं। सांझ माइक लेती है और वो प्रीत की ओर देख के बोलती कि कुछ कहना चाहती हूँ। वो माइक को लेते हुए वो कुछ अल्फाज अपनी कहती है कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मुझे तू मिली। पता है मैं ना पूरी तरह से बिखर चुकी थी, पिताजी की चीज़ें, गाँव की चीज़ें, मेरे पास्ट सब कुछ से मैं पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मुझे कोई भी कुछ चीज़ का कोई वो नहीं थी, पर जैसे तू आई ना मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ बदल चुके थे। और आज मैं ये जो भी हूँ ना कहीं थारे ही बदौलत हूँ। और ये तो मेरी खुश नसीब की बात है कि मेरे पिताजी मुझे मिल गए, और कहीं ना कहीं ये भी तेरे ही कारण ही हुए हैं। तो मैं आज तुझे थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी बसाने के लिए, मेरी होने के लिए तुझे मैं बस शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तू मिली तो हम दो बने, अगर तू ना होती तो मैं ही ना होती। तेरे आने से हम हुए, तो तू मिले तो हम बने। वो जैसे ये कहती है सब क्लैप करते हो, तभी सांझ एक सॉन्ग गाती है और वो सॉन्ग ये थी। वो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमां, महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तू रात दीवानी मैं जिर्द सितारा। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। मैंने छोड़े हैं बाकी सारी रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आँखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊँगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। मैं बहता मुसाफिर तू तेरा किनारा। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। हो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। वो करम खुदाया है। सब बहुत खुश थे और जैसे ये सॉन्ग ख़त्म होते हैं प्रीत भाग के जाती है और सांझ को कस के गले लगा लेती है। सांझ सबके सामने ये प्रीत के फॉरहेड पे किस करते हैं और सब क्लैप करते हैं। सबके आंखों में एक खुशी के आंसू बहे, खास करके आयशा, वृंदा, पुष्पा जी, यश, एंजल, सब बहुत खुश थे। और जैसे ही देखते देखते वो पार्टी ख़त्म होते सब हवेली की ओर आती है। प्रीत बहुत खुश थी वो दिन। समय का पहिया अपने साथ ही चल रहे थे। सांझ और प्रीत की ज़िंदगी से सब लोग बहुत अच्छी से जुड़ चुके थे। पूरा परिवार के साथ साथ आयशा की मॉम, एंजल, साहिल, युवराज, सब जुड़ चुके थे। और सबकी ज़िंदगी की जो खुशी भरी पल थे ये बरकरार थे, रहते हैं है। तो आज ये कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे कई और कहानी के साथ, बहुत से किरदारों के साथ, बहुत से समा होंगे, कुछ हकीकत से परे तो कुछ सोच के अंतर। ये जीवन का दौर है, यहाँ चलते ही जाना है। फिर मिलेंगे चलते चलते कहीं और। तो खुदा हाफिज़ गाइस, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।